नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी PET 2023 के लिए हिस्ट्री की जो हम क्लास चला रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे थे वैदिक संस्कृति के बारे में। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। वैदिक संस्कृति का पार्ट 1 उसमें हमने डिस्कस किया था ऋग वैदिक काल के बारे में। तो अगर आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा तो उसको आप जाकर जरूर से देख लीजिएगा। आज इसका भाग 2 हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। भाग 2 में हम क्या कंप्लीट करेंगे, उत्तर वैदिक काल को। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो वैदिक संस्कृति का टॉपिक है 2 भागों में कंप्लीट करवाया जाएगा। पहले भाग में हमने डिस्कस कर लिया है ऋग्वैदिक काल को और आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह जो क्लास आपकी है पूरी तरह से थ्योरी क्लास होने वाली है। तो इसका समय काल आप याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल का समय काल कब से कब तक माना जाता है, 1000 ईसा पूर्व से लेके आपका 600 ईसा पूर्व तक जो है आपका उत्तर वैदिक काल का जो है समय काल माना जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, जो आपका ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल के बारे में जो हमें जानकारी है वह किससे प्राप्त होती थी, ऋग्वेद से प्राप्त होती है। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है इसके बारे में हमें जो जानकारी है यह किस वेद से प्राप्त होती है, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, इसके अलावा आरण्यक और उपनिषद से जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। लेकिन ऋग्वैदिक काल के बारे में जो हमें जानकारी है वो ऋग्वेद से प्राप्त होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आइए बात कर लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार की राजनीतिक संरचना होती थी। तो उत्तर वैदिक काल में पहली बार जो है राजत्व की दैवी उत्पत्ति की अवधारणा देखने को मिलती है। कर्मकांड जिनका अभाव जो है ऋग्वैदिक काल में हुआ करता था, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था। जो आपका ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में जो है कर्मकांड का अभाव था। लेकिन जैसे ही आपका उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल में बहुत बड़ी मात्रा में जो है कर्मकांड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड के विधानों से राजा और भी प्रभावशाली बन गया। राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ तथा वाजपेय यज्ञ के माध्यम से राजा की शक्ति और महिमा और बढ़ जाती है इस उत्तर वैदिक काल में। तो यानी कि जो कर्मकांड का महत्व था उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राज्याभिषेक के समय जो है राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इस युग में औपचारिक ढंग से करों का संग्रह होने लगा तथा इसके संग्रह व संचालन के लिए जो है संघिहित्री नामक अधिकारी होता था। हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि जो आपका ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में जो जनता होती थी, जो प्रजा होती थी, अपने स्वेच्छा अनुसार राजा को जो है कर दिया करती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो कर था उनका राजा के द्वारा संग्रह करवाया जाने लगा। एकदम किस प्रकार से, तो जो है एकदम औपचारिक ढंग से जो है उत्तर वैदिक काल में करों का संग्रह होने लगा था तथा जो कर संग्रह करने वाला अधिकारी था उसको जो है संघिहित्री के नाम से जाना जाता था उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद सामाजिक संगठन किस प्रकार का हो गया आप उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक कालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में विभक्त हो गया था। समाज जो है पितृसत्तात्मक बना रहा तथा महिलाओं की जो स्थिति थी तुलनात्मक रूप से गिरावट इनकी स्थिति में देखने को मिलती है। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति थी वह सम्मानजनक हुआ करती थी। आपने पढ़ा होगा कल की क्लास में कि जो महिलाओं की स्थिति थी वह सम्मानजनक हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जैसे ही आपका उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति है उसमें गिरावट देखने को मिलने लगती है। इस काल में जो है गोत्र प्रथा प्रतिष्ठित हुई तथा एक गोत्र में विवाह को निषिद्ध कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में जो है जो गोत्र प्रथा थी वह देखने को मिलने लगती है तथा एक गोत्र में विवाह को जो है बंद कर दिया गया, निषिद्ध कर दिया गया। इसी काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में ही आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ होता है। किंतु चौथा आश्रम, जिसको हम संन्यास के नाम से भी जानते हैं, वैदिक युग में प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जो है द्विज जातियों के रूप में जाने जाते थे और इन्हें जो है यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार मिल गया था इस उत्तर वैदिक काल में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद आर्थिक जीवन किस प्रकार का हो गया, तो उत्तर वैदिक काल में, इस काल में जो कृषि जो है मुख्य पेशा बन गई थी
जिसे लोहे के उपयोग ने प्रोत्साहित किया। तो आप याद रखिएगा, लोहे को जो है श्याम अयस्क कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था? तो श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, 100% ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तर वैदिक काल में जो है हल को सिर और कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। इस काल में लोग जौ के साथ गेहूं और चावल भी उपजाने लगे थे तथा उत्तर वैदिक काल में चावल के लिए जो है व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। कृषि उत्पाद और पशुओं का जो है उत्तर वैदिक काल में व्यापार होता था। इस काल में भी आदान प्रदान के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। जैसा कि हमने बात किया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भी प्रचलन में थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद चित्रित दूषण मृद भांड इस काल की मुख्य विशेषता थी। इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में जो चित्रित दूषण मृद भांड हुआ करते थे, इस काल की जो है मेन खासियत हुआ करती थी उत्तर वैदिक काल की। तो इसको आप स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद धार्मिक जीवन की बात कर लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में सबसे जो फेमस देवता थे वे थे इंद्र, लेकिन इंद्र का जो महत्व है उत्तर वैदिक काल में घट जाता है और प्रजापति उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता बन जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन था? तो इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वे प्रजापति बन जाते हैं। इस काल में यज्ञ आराधना की मुख्य पद्धति हो गई थी। वैदिक काल के अंतिम दौर में यज्ञ के कर्मकांडों और पुरोहितों के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जो यज्ञ थे उनके जो कर्मकांड हुआ करते थे और जो कर्मकांडों को करने वाले पुरोहित हुआ करते थे उनका जो है वर्चस्व जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उत्तर वैदिक काल में, तथा इन्हीं के विरुद्ध में आप देखेंगे आगे चलकर हम पढ़ने भी वाले हैं कि इन्हीं सब के विरुद्ध में, इन पुरोहितों के विरुद्ध में, इन कर्मकांडों के विरुद्ध में ही किसका जन्म होता है? बौद्ध धर्म का जन्म होता है, जैन धर्म का जन्म होता है, इन्हीं कर्मकांडों के अगेंस्ट में, विरुद्ध में, तो जिनके बारे में हम आगे की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इस दौर में जो है उपनिषदों का संकलन होता है जिसमें कर्मकांडों की निंदा की गई। जो उपनिषद थे उनका जो संकलन था इसी उत्तर वैदिक काल में हुआ तथा इन उपनिषदों में जो है कर्मकांड की निंदा की गई है। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में ही षड दर्शनों का बीजारोपण भी होता है। तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद कुछ अन्य फैक्ट्स को भी आइए जान लेते हैं जो उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की जो तुलना है टूटी हुई नाव से की गई है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो सत्यमेव जयते है इस शब्द को हमने कहाँ से लिया है? तो मुंडकोपनिषद से जो है इसको लिया गया है तथा इसी मुंडकोपनिषद जो उपनिषद आपका है हमारा है, इसी में जो है यज्ञ की जो तुलना है टूटी हुई नाव से की गई है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। यम नचिकेता संवाद आपको कठोपनिषद में देखने को मिलेगा। जो हमारा उपनिषद कठोपनिषद नाम से है इसमें जो है यम नचिकेता संवाद भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद जो है आपका बृहदारण्यक के उपनिषद में देखने को मिलता है। तो ये कुछ खास बातें थी जो आपके उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड थी। आज यहाँ पे आपका उत्तर वैदिक काल का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको जो अगला वीडियो मिलेगा उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के इम्पॉर्टेंट MCQs का मिलेगा। अगर आप उस MCQs की क्लास को देख लेते हैं तो आपका यह जो टॉपिक है वैदिक संस्कृति वाला पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जो MCQs की क्लास है उसको हम जल्दी अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।